नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 350 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने शुरू के 30 प्रश्न देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की सीरीज के 31 से लेकर 60 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 31वां प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? विकल्प है ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली या फिर डी अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी पाली। प्रश्न नंबर 32, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? विकल्प देखिए, ए अपभ्रंश को, बी पाली को, सी अवहट को या फिर डी संस्कृत को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी पाली, यानी पाली भाषा को हम प्रथम प्राकृत के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए, पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से किस धर्म से है? विकल्प देखिए, ए सिख धर्म से, बी ईसाई धर्म से, सी जैन धर्म से, डी बौद्ध धर्म से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 34, पाली प्राकृत भाषाओं का विकास क्रम निम्न में से किस भाषा से हुआ है? विकल्प देखिए, ए लौकिक संस्कृत से, बी पुरानी हिंदी से, सी शौरसेनी से या फिर डी वैदिक संस्कृत से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से ही पाली और प्राकृत भाषाओं का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, हिंदी भाषा का प्राचीन काल क्या माना जाता है? विकल्प है ए 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, बी 800 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, सी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक या फिर विकल्प डी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के समय को हिंदी भाषा का प्राचीन काल के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 36, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ जैसे कि 35वें प्रश्न से ही अंदाजा लग गया होगा। विकल्प देख लीजिए, ए 1000 ईस्वी से, बी 600 ईस्वी पूर्व से, सी 500 ईस्वी पूर्व से या फिर डी 1500 ईस्वी पूर्व से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा का प्रारंभ काल 1000 ईस्वी से ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 37, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और हिंदी भाषा का यह रूप किस आधार से निर्धारित किया गया है? तो यहाँ देखिए, ए इतिहास आधारित, बी भूगोल आधारित, सी प्रयोग के आधार पर या फिर प्रचलन के आधार पर। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सही ए इतिहास के आधार पर, यानी जो क्रम दिया हुआ है भाषा का यह इतिहास के आधार पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। यहाँ पहला विकल्प है ए संस्कृत पहले, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद खड़ी बोली और उसके बाद शौरसेनी और फिर पश्चिमी हिंदी, यानी यह क्रम अगर भाषा का है तो आप यहाँ विकल्प ए चुने। इसी प्रकार बाकी विकल्प आप देखें और वीडियो को पॉज करके भी आप ये विकल्प देख सकते हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, पहले संस्कृत, उसके बाद संस्कृत से पाली भाषा का उद्भव हुआ, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का उद्भव हुआ, अपभ्रंश से शौरसेनी का और शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में फिर खड़ी बोली का विकास हुआ। ये क्रम उचित क्रम है, सही क्रम है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, भाषा और लिपि का आपस में क्या संबंध है? विकल्प देखिए, ए एक दूसरे की विरोधी है, विकल्प बी एक दूसरे की पूरक है, विकल्प सी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी भी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी एक दूसरे की पूरक है, यानी भाषा और लिपि आपस में एक दूसरे की पूरक है। प्रश्न नंबर 40, लिपि के विकास क्रम में निम्नलिखित में से पहली लिपि कौन सी है? विकल्प देखिए, ए भावमूलक लिपि, बी सूत्र लिपि, सी चित्रलिपि, डी प्रतीकात्मक लिपि। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी चित्रलिपि, यानी सबसे पहले इन चारों में से चित्रलिपि का विकास हुआ है।
प्रश्न नंबर 41, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ माना जाता है? विकल्प देखिए, ए खरोष्ठी लिपि से, बी ब्राह्मी लिपि से, सी कुटिल लिपि से, या फिर डी शारदा लिपि से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न नंबर 42, भारत में प्राचीन समय में कुल कितनी लिपियां प्रचलित थी? विकल्प देखिए, ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 3। और वो लिपियां जो थी वो थी सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये लिपियां प्राचीन काल में भारत में प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाईं लिखी जाती थी? यानी जिस प्रकार उर्दू लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, वैसे इन चारों में से एक लिपि लिखी जाती थी पहले। तो वो कौन सी लिपि है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी चित्रलिपि, या फिर डी सूत्र लिपि। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि उर्दू की भांति ही दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 44, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त निम्न में से और कौन सी भाषा लिखी जाती? यानी हिंदी भाषा के अलावा निम्न में से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? विकल्प देखिए, ए तमिल, बी बंगला, सी पंजाबी और डी मराठी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मराठी। मराठी भाषा हिंदी की तरह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? विकल्प देखिए, ए स्पष्टता, बी निश्चितता, सी ध्वन्यात्मकता, या फिर डी नियतता। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ध्वन्यात्मकता। ये गुण देवनागरी लिपि में नहीं है। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए डोंगरी, बी सिंधी, सी कोंकणी और डी उड़िया। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी कोंकणी। कोंकणी भाषा जो गोवा में बोली जाती है वह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 47, दक्कनी हिंदी की लिपि कौन सी है? विकल्प देखिए, ए फारसी, बी देवनागरी, सी रोमन और डी गुरुमुखी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए फारसी। प्रश्न नंबर 48, उर्दू भाषा से संबंधित लिपि निम्न में से कौन सी है? विकल्प देखिए, ए फारसी, बी देवनागरी, सी रोमन, डी गुरुमुखी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए फारसी। यानी उर्दू भाषा फारसी भाषा में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 49, विभिन्न प्राचीन लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए ललित विस्तार, बी विनय पिटक, सी हर्षचरित, डी अनुबंध चिंतामणि। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए ललित विस्तार। प्रश्न नंबर 50 देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है, ए युयुत्सा राय, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी श्याम सुंदर दास, या फिर डी उदय नारायण तिवारी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 51 देखिए, प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प है, ए वररुचि, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी पतंजलि, डी उदय नारायण तिवारी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए वररुचि। प्रश्न नंबर 52, श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है, ए हिंदी भाषा का आरंभ, बी देवनागरी की एक रूपता, सी हिंदी में वर्ण विन्यास, डी हिंदी भाषा और साहित्य। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी हिंदी भाषा और साहित्य। प्रश्न नंबर 53, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी विवेकानंद का, सी विनोबा भावे का, डी राहुल सांकृत्यायन का। यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन का। यानी जो लाइन आई है देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। प्रश्न नंबर 54, लिपि के विकास क्रम में निम्न में से पहली लिपि कौन सी है? निम्न में से बताना है। विकल्प ए चित्रलिपि, बी भावमूलक लिपि, सी सूत्र लिपि और डी प्रतीकात्मक लिपि। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा चित्रलिपि। प्रश्न नंबर 55,
देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, या देवनागरी लिपि का मूलतः निम्न में से कौन सा प्रकार है? तो विकल्प देखिए, ए अक्षरात्मक, बी वर्णात्मक, सी चित्रात्मक या फिर डी प्रतीकात्मक। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि इसके सारे व्यंजन स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं, यानी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी ही पड़ती है। प्रश्न नंबर 56, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? विकल्प देखिए, ए अशोक के शिलालेख में, बी सिंधु घाटी सभ्यता में, सी जयभट्ट के शिलालेख में, डी सारनाथ में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी जयभट्ट के शिलालेख में। प्रश्न नंबर 57, देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? विकल्प देखिए, ए गुजरात के राजा जयभट्ट 8वीं शताब्दी के शिलालेख में, बी अशोक के शिलालेख में, सी वडोदरा नरेश ध्रुव राजा की राजज्ञाओं में, या फिर डी राष्ट्रकूट नरेशों की राजज्ञाओं में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए गुजरात के राजा जयभट्ट जो कि 8वीं शताब्दी में थे के द्वारा बनवाए गए शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग मिलता है। प्रश्न नंबर 58 देखिए, नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? विकल्प देखिए, ए गुजरात के राजा जयभट्ट यानी 8वीं शताब्दी के शिलालेख में, बी अशोक के शिलालेखों की लिपि में, सी वडोदरा नरेश ध्रुव राजा की राजज्ञाओं में, या फिर डी राष्ट्रकूट नरेश की राजज्ञाओं में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी अशोक के शिलालेखों की लिपि। प्रश्न नंबर 59, नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था? विकल्प देखिए, ए 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, बी 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच, विकल्प सी 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच, या फिर विकल्प डी 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। प्रश्न नंबर 60 देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था? यहाँ विकल्प है, ए 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच, बी 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, सी 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, डी 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था विकल्प डी 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। आगे के 30 प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो का लिंक और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।